गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये नाम लिखा गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। प्रदीप बुक में, एस.एल. अरोड़ा बुक में इसका नाम दिया गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और बाद में नाम दिया गया फिर दूसरे चैप्टर बना के उसका नाम दिया मैग्नेटिज्म। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने इकट्ठा नाम लिखा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कन्फ्यूज मत होना, बात वही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। इसको बी लेटर से लिखा जाता है और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था ओस्टर्ड, ठीक है। उसने क्या किया कि एक वायर ली जिसमें करंट फ्लो करवाया, ठीक है। करंट कैरिंग वायर बोल लो, करंट फ्लो हो रहा है उसमें। उसके पास क्या रखी उसने, एक कंपास, मैग्नेटिक कंपास रखी उसने, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि करंट फ्लो होने से कंपास की जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हुई, नीडल डिफ्लेक्ट हुई, मान लिया ऐसे, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि वही वायर है, उसमें करंट की डायरेक्शन उसने चेंज कर दी, नीचे की साइड में कर दी। पहले ऊपर की साइड में करंट की डायरेक्शन थी, अब नीचे करके देखा, वही कंपास रखी। तो उसने क्या देखा कि जो कंपास की जो डिफ्लेक्शन था, कंपास की नीडल जो डिफ्लेक्ट हुई थी वो अपोजिट डायरेक्शन में, पहले वाली से अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई। मेरी बात क्लियर हुई आपको? एक वायर ली, उसमें करंट फ्लो किया, उसके पास कंपास रखी, कंपास का डिफ्लेक्शन आया इस तरह, कंपास ने डिफ्लेक्शन दिखाया, ठीक है। उसी वायर को में उसने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो कंपास की डायरेक्शन भी चेंज हुई, ठीक है। तो ओस्टर्ड ने ये बताया कि हाँ भाई, कि इसमें कुछ ना कुछ तो बात हुई है, कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बना है। तो उसने ये बता दिया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो किसने बताया था? ये ओस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ बताई थी। तो करंट कैरिंग वायर क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अराउंड इटसेल्फ, अपने आप, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या ऑब्जर्व किया गया? ये देखा गया कि मान लिया वही वायर है कोई, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और उसके पास एक चार्ज पार्टिकल रख दिया जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। तो उस रेस्ट वाले चार्ज पे उसने कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं किया, उस करंट कैरिंग कंडक्टर ने, करंट कैरिंग वायर ने कोई फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट नहीं किया, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या करके देखा कि उसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उसके पास चार्ज है ना, मूविंग चार्ज रख दिया, चार्ज को वेलोसिटी दे दी और वो रख दिया उसके पास, ठीक है। तो क्या किया उसने, वो चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ टुवर्ड द वायर, यानी डिफ्लेक्शन शो हुई। आगे समझ क्यों हुई? क्योंकि कुछ फोर्स लगा उसके ऊपर, या किसके कारण फोर्स लगा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये पढ़ा था कि मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उसके बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखा है, उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हुआ था QE, याद आया हो कुछ? एक डायापोल रखा था इसके अंदर, मैग्नेटिक मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उसमें फोर्स एग्जर्ट हुआ था QE, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज चाहे आप रेस्ट में रख दो, चाहे आप मोशन में रख दो, वो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगी ही करेगी। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे चार्ज रखने से तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाती। जब चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स एग्जर्ट होगा। आगे समझ। तो करंट कैरिंग वायर है ना, किसकी तरह बिहेव कर रही है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो अब यूनिट देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, यहाँ तक हमने क्या बात की है कि किसी वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई, कैसे पता लगा? जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? वायर के पास, करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज रेस्ट पे रखा तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब उस पर फोर्स नहीं लगा। और जब चार्ज पार्टिकल मोशन में रखा तो उस पर फोर्स एग्जर्ट हुआ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर क्या है? खुद में लाइक मैग्नेट की तरह एक बिहेव कर रही है। आगे समझ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि चार्ज को चाहे रेस्ट पे रखो चाहे मोशन में रखो, उसके ऊपर वो फोर्स एग्जर्ट ही करेगी, ठीक है। अब यूनिट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी? याद हो तो न्यूटन पर, बोलो, कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसको एब्सोल्यूट यूनिट क्या बोलते हैं? टेस्ला, या इसको एक चीज़ और बोलेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? देखो कैसे वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे बोला मैंने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था आपने,
फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास थ्रू इन गिवन एरिया, मतलब ई डॉट ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, वो क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू इन गिवन एरिया यानी बी डॉट ए। तो बी चाहिए मेरे को, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/a, और फ्लक्स की यूनिट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ ली थी, वो क्या थी, वेबर। तो यहाँ वेबर, और ए फॉर एरिया, एरिया क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसलिए ही मैंने ये यूनिट यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अच्छा जी, अब देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कैसे किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकाला जाए, कैसे मैग्नीट्यूड देखा जाए, कैसे उसका डायरेक्शन देखी जाए। ठीक है, तो वो बताया बायोट सैवर्ट लॉ ने। ठीक है, किसने बताया, बायोट सैवर्ट लॉ ने। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है और ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे ये उसके साथ कोई थीटा बना हुआ है, एंगल बना हुआ है। ठीक है, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पी पॉइंट है और वायर से यहाँ तक की डिस्टेंस को आर लिखा है। और ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी चाहिए, किसने बताई, बायोट सैवर्ट लॉ ने। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात ही कर लेता हूँ। ठीक है, ड्यू टू डी एल लेंथ, यानी उसमें से छोटा सा एलिमेंट काटा डी एल। तो बायोट सैवर्ट लॉ ने ये नहीं बताया कि पूरी वायर के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्योंकि वायर कैसी भी हो सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ भी हो सकती है। तो उसने सिर्फ ये बताया कि उसमें से छोटा सा एलिमेंट काट लो डीएल का, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी पी पॉइंट पे बता सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये फॉर्मूला याद कर लो, बताऊंगा कहाँ से आया है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4πi इंटू डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सैवर्ट लॉ, यानी ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ बता रही है। ठीक है, अच्छा जी, और किस चीज़ के लिए बता रही है, फॉर स्मॉल एलिमेंट, बड़े एलिमेंट के लिए, बड़ी लेंथ के लिए नहीं बता पाया बायोट सैवर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड जरूर बताई इसने, लेकिन छोटे से एलिमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा जी, तो स्केलर फॉर्म की बात कर लेते हैं। स्केलर फॉर्म कैसे बनेगी, स्केलर फॉर्म में अलग अलग बुक बात करती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। भाई जितना करंट ये वायर ली थी ऊपर, जितना इसमें करंट फ्लो करेगा उतने ही इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो डी बी डायरेक्टली किसके है, करंट के। दूसरा क्या है, डी बी डायरेक्टली किसके है, डी एल के। ठीक है, यानी जितना बड़ा आप एलिमेंट काटोगे मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। आगे समझ, अच्छा जी, डी एल डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा। हमने ये किया था, ये वायर ली थी, ये पी पॉइंट है, ये साइन थीटा बनाया था। ठीक है, जितना एंगल बढ़ाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ फैक्टर बताया डी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर है, यानी डिस्टेंस जितनी बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। देखो ये पी पॉइंट यहाँ था तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, अगर ये पी पॉइंट यहाँ है तो ये इतनी ज़्यादा आर हुई, मतलब डिस्टेंस बढ़ गई तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आगे समझ में, अगर डिस्टेंस 2 टाइम बढ़ा दी जाए तो 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। क्लियर है, तो ये 4 फैक्टर हैं, ये 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर याद कर लो और इनको कंबाइन करके लिखा तो ये आया आपके पास। ठीक है जी, अच्छा डायरेक्टली को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, के आ गया, बाकी एज इट इज़ आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि के की वैल्यू है एसआई सिस्टम में म्यू नॉट बाई 4π आइडियल साइन थीटा बाई, हाँ जी ये कांस्टेंट फैक्टर है। जैसे वहाँ पे कूलम्स लॉ में पढ़ा था ना कि के की वैल्यू क्या होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट होती है ना। ठीक है, तो यहाँ भी एक मैग्नेटिक फील्ड में जो के कांस्टेंट आया उसकी यूनिट क्या होती है म्यू नॉट बाई 4π। ठीक है, अच्छा जी, म्यू नॉट बाई 4π की ये वैल्यू भी याद रखना, ये न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे 10⁻⁻⁷ न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, फ्री स्पेस है। तो म्यू नॉट बाई 4π की यूनिट याद, वैल्यू याद होगी 10⁻⁷ Na-। ठीक है, अच्छा अब अगर इसकी CGS में वैल्यू देखें ना तो 1 होती है, ये भी याद रख लो, CGS में इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अच्छा तो ये फॉर्मूला बना।
अब इसकी अगर यूनिट यहाँ से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मैंने बताई थी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। म्यू नॉट की यूनिट देखें, म्यू नॉट एज इट इज़ लिखा, 4 पाई की यूनिट नहीं होती, तो आई करंट की यूनिट होती है एम्पियर, डी एल की क्या होती है मीटर, और साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, आर स्क्वेयर की क्या होती है मीटर स्क्वेयर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। तो म्यू नॉट की यूनिट निकालना चाह रहा था तो उसकी यूनिट यहाँ से ये आई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, तो अगर ये बात देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट एब्सोल्यूट टेस्ला भी होती है, टेस्ला नॉट तस्ला, टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम्पियर मीटर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। म्यू नॉट की यहाँ से निकाली तो हो जाएगी टेस्ला पर एम्पियर मीटर। क्लियर है? अच्छा जी, तो यहाँ तक याद रखना, हमने बात की है मैग्नेटिक फील्ड, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ जाती है। ठीक है, उसको किसने बताया था? ओस्टर्ड ने बताया था। ठीक है, ओस्टर्ड ने एक क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ठीक है, नीडल रख के देखा था, कंपास नीडल, वो डिफ्लेक्ट हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी यूनिट की भी बात कर ली थी, कितनी? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? म्यू नॉट बायोट सेवर्ट लॉ आया था, बायोट सेवर्ट लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड बताई थी और किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए बताई थी। उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा, और म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ NA माइनस स्क्वेयर, और म्यू नॉट का क्या मतलब क्या होता है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ तक है ना, अच्छे से रिवाइज करके रखना। ओके, थैंक यू फॉर